नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। डिफेंस स्टॉक्स हो, रेलवे स्टॉक्स हो या फिर शिप बिल्डिंग कंपनीज हो, पीएसयू से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें एक गजब की गिरावट देखने को मिली है। पीएसयूज की इस गिरावट के बाद में अब सबके मन में एक क्वेश्चन है कि मौका है या फिर ये धोखा है, लिया जाए या ना लिया जाए। और ये भी जरूरी है कि जिनके पास ऑलरेडी पड़े हैं ये कंपनीज के शेयर्स, वो आज की डेट में क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या समझदारी से काम किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को आज इसकी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं होगी। एक एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के पर्पस से हम क्या कर सकते हैं उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। चर्चा का विषय है और चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप अगर बाय सेल करें तो एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। फिलहाल बात करते हैं इन कंपनीज के ऊपर, जहां पे सबसे पहला नाम जिस चीज का है वो है एचएएल। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में भी काफी अच्छी गिरावट है, शिप बिल्डिंग कंपनीज में, रेलवे में है, भले ही किसी भी तरह से वो अगर पीएसयू से रिलेटेड है, जबरदस्त गिरावट है। खासकर उनमें ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग है जो ज्यादा चले थे। तो जैसे कि पीएसयूज में आपको दिख रहा है एचएएल है, डिफेंस कंपनी है, इसकी शानदार ऑर्डर बुक है और इसकी ऑर्डर बुक के चलते ही ये ऊपर आया था। राइट नाउ आप देख सकते हैं अपने हाई से 27% करेक्ट हो चुका है एंड उससे पहले 28% जून के मंथ में करेक्ट हुआ था जब चुनाव के रिजल्ट्स आए थे। अगर इसको पीछे जाके आप देखना चाहेंगे तो ऐसे करेक्शंस पीछे भी रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे 25% बीच में टूटा और उससे पहले 2020 के अंदर भी स्टॉक 54% अपने हाई से गिरा था, जो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ही आता है कि इनमें अभी किया क्या जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन ड्राइंग्स को हम हाइड करते हैं, इसको वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। क्या इनके लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेरिश है क्या? आंसर इज नो, अभी तक नहीं हुए हैं। अगर एचएएल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात की जाए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बेरिश नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश हो चुका है और वो साइडवेज की तरफ ज्यादा है। आप अगर ध्यान से यहां पे देखना चाहेंगे, इधर ध्यान से नोट करिए इस चीज को कि इनमें ऑलरेडी तेजी जो है वो चुनाव से पहले काफी अच्छी बन चुकी थी और चुनाव के रिजल्ट्स के बाद कोई खास मूव नहीं आया है, सिर्फ रिकवरी मोड में है, या फिर आप कह सकते हो एक लंबी जोन बना लिया, लंबा ट्रेंड बना लिया, उस ट्रेंड में है। मान लीजिए 4000 से 5000 के बीच में अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, सो इट इज नॉट लाइक कि कोई बड़े रिटर्न्स बन रहे हैं, वहां पे टाइम पास हो रहा है और टाइम पास किया जा रहा है, समय बिताया जा रहा है, ये हमें पता लगता है। तो ये हमें दिख रहा है एचएएल का हाल। ऐसे हम दूसरी कंपनीज का हाल देखते हैं और फिर बात करते हैं किया क्या जा सकता है। फिलहाल एचएएल को अगर हम डेली चार्ट पे फिर से लेके चले, आप ध्यान से देखिए, क्या यहां पर कोई ऐसा सेटअप है जो कि इंडिकेट करता हो कि कोई तेजी आने वाली है? फिलहाल तो नहीं है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकडाउन होकर स्टॉक नीचे आया है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास, सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक आके खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सपोर्ट एरिया को टच किया है, टच करते ही एक बाउंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे ही अगर दूसरे पीएसयूज को देखा जाए जो कि इससे रिलेटेड है, जिनमें कि अनदर नेम इज मजगांव डॉक। अगर मजगांव डॉक को आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, इसमें भी एक गिरावट है। नोट करिए इस चीज को कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आकर खड़ा हो रहा है और उधर आने के बाद में एक बाउंसेस देखने को मिल रहा है लगभग 3800 4000 के आसपास, और वहां से सीधा एक 10% का बाउंस भी हमें देखने को मिल चुका है। तो ये सपोर्ट एरिया के पास आए, इतना तो हमें पता चल रहा है। ऐसे ही अगर मैं अनदर स्टॉक यहां पे लगाना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया लगे क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपनी नेम इज जीआरएसई, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। इसको जरा आप ध्यान से देखिए, कंपनी का चार्ट आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन के सामने। ये देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आ गए और ये सपोर्ट जोन काफी पुराने हैं, लगभग जून के, मई के उन सपोर्ट जोन के आसपास आके स्टॉक खड़े हो रहे हैं, आप दिख रहा होगा। और इसमें भी एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। अगर हम बात करें, लगभग 2800 रुपए का स्टॉक जो है वो 1600-1700 की रेंज में आ चुका है। तो एक काफी अच्छा और डिसेंट करेक्शन यहां पे भी हमें देखने को मिला है, यानी करेक्टिव मोड में है, ये हमें पता चला है। लेकिन क्या कोई ऐसे मोड है कि यहां पे बुलिश होने के साइन आ रहे हो, यहां पे एक बार में पैसा लगा दिया जाए क्या? अगर आपसे रैली मिस हो गई तो क्या आपकी बार इस रैली का फायदा उठाया जाए? कुछ ऐसा है। चलिए एक कंपनी और दिखाता हूं आपको, जरा इसको ध्यान से देखिए। कंपनी नेम इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। मैं यहां पे टाइप करता हूं कोचिन शिपयार्ड, जरा इसको आप ध्यान से देखिए। दिस इज कोचिन शिपयार्ड। ध्यान से देखिए इस चार्ट को, क्या गजब सपोर्ट जोन के आसपास आके खड़ा हुआ है स्टॉक। और देखिए, सपोर्ट जोन के पास आते ही यहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इन सब में किया क्या जाए? एचएएल हो गया, मजगांव डॉक हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हो कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसई, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इन सब में किया क्या जाए? साथ में एक कंपनी और भी है, जैसे बीएल हो गए, बीडीएल हो गए, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जहां पे आज की डेट में क्या किया जाए, उनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। तो सबको ये लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स जो है उनमें कोई तेजी आ सकती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बड़ी मंदी आ जाएगी। लेकिन किया क्या जाए? हम एज ए सोचते हैं कि हमारे पास पहले से एंट्री हो। जैसे हम एचएएल की बात करते हैं, मुझे डिफेंस में ये काफी अच्छा लगता है फ्रेंकली स्पीकिंग। और ये अभी मतलब ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यूड है, ये रियल वैल्यूएशन के आसपास है, लेकिन अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। ये स्टॉक ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। यहां पर देखिए, मैं इसको समझाना चाहूंगा, अब इसको समझिए जरा ध्यान से। जैसे एचएएल है, मुझे काफी पसंद है ये स्टॉक। समझिए, किसी के पास ही पीछे से लिया हुआ है काफी नीचे के भाव का, तो क्या वो अभी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, तो क्या वो अभी बेचेंगे?
माय आंसर इज नहीं। क्यों नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे उसका पीछे का रीजन क्या है, जरा मंथली चार्ट पे चलते हैं, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। इसने अपने जो भी पिछले महीने की जो ग्रीन कैंडल्स है उसके लो के नीचे बिल्कुल भी क्लोज नहीं दी है, आप ध्यान से देख सकते हैं, और लगातार पिछले कई महीनों से ऐसे ही ये चल रहा है। तो ये तो यहां पर निकल के आता है लगभग 3650 के आसपास, ये कुछ निकल के आती है प्राइजेस। तो वहां के नीचे आने के बाद सोचेंगे, जिस हिसाब से ये यहां पे अभी बना हुआ है ये मंथली सेटअप, ये यहां पे जिस हिसाब से एक मंथली सेटअप बना है, यहां पे साइडवेज होने के संभावनाएं ज्यादा है, और साइडवेज होने के बाद में डिसीजंस होंगे क्या होगा। अब आप कहोगे ये कैसी बात है, अब इसको चार्ट रीडिंग के लिए समझना ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको एक बार मैं कन्वर्ट कर देता हूं यहां पर आपके सामने डेली चार्ट पे अगेन। अब इसको जरा ध्यान से समझना, किसी भी स्टॉक में देखिए डाउन साइड, ये हम नोट करके रखते हैं इधर। अब समझिए कोई स्टॉक ऐसे डाउन साइड में आ रहा था, ठीक है, वो इस तरीके से आ रहा है, तो अगर उसे अपसाइड में कन्वर्ट होना है तो क्या क्या चीजें हो सकती है वो समझिए। एक तो होता है कि स्टॉक सीधा ही ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, एक संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना ये होती है वो डाउन साइड में ऐसे आ रहा था, उसने ऐसे ऐसे यहाँ पे बॉटम बनाए, कंसोलिडेशन किया, और फिर कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करके वो ऊपर गया, तब भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा है। वन टाइम बाय वालों को पता चल जाता है। दो कैटेगरी होती है, वन टाइम बाय वाली अलग होती है और स्विंग करने वाली अलग होती है, और एक कैटेगरी एक्यूमुलेशन वाली अलग होती है। तो वन टाइम बाय और स्विंग वाले ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे ही साथ में आते हैं, तो इस केस में मुझे पता चल जाएगा। तीसरा सिनेरियो हो सकता है, मान लीजिए स्टॉक ऐसे गिर रहा था, यहाँ पे ऐसे जाके फिर ऐसे आके फिर ऐसे जाता है, तो इसे हम कहते हैं डबल बॉटम बनना। तब भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डबल बॉटम के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरे पास इलाज नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा है डबल बॉटम पे किस तरीके से बाय किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उस वेव की अगर आपको समझ है देन आपको पता चल जाएगा, नहीं है तो फिर आप वेट करिए, आपको उसके लिए वेट करना ही होगा, सीखना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें पता चल जाएगा, इस केस में भी पता चल जाएगा, इस केस में भी, इस सिनेरियो में भी पता चल जाता है। अब ये कहोगे इस सिनेरियो में कैसे पता चल जाता है, उसको लर्निंग के लिए यहां समझना। देखो मैं वापस समझाता हूं इस सिनेरियो में कैसे पता चलेगा। देखो समझो ये स्टॉक ऐसे गिर गया, ठीक है, लगातार गिरा, बहुत अच्छी बात है गिरा। अब इसको थोड़ा संभलने दो, मानो इतना रिकवरी कर गया, करने दो। उसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं है सीधा ऐसे निकल जाएगा। देखो कभी भी ये इस तरीके से नहीं निकलेगा। अगर आप डेली चार्ट खोल के देखोगे, वीकली खोल के देखोगे, नहीं निकलने वाला। बीच में रेड कैंडल भी बनेगी, सब कुछ होगा, ग्रीन ही ग्रीन नहीं बनने वाली, अपर सर्किट नहीं लगने वाले। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? हाँ, ताली बजाओ इस बात पे। अब देखो यहां पर नीचे आएगा, समझो इस चीज को, एक रिकवरी आई यहां पे, मानो बुल्स ने इसको थोड़ा ऊपर खींचा, उसके बाद में बेयर्स अगर सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं किसी रेजिस्टेंस से, यहां नीचे आएगा। यहां तक भी हमें नहीं पता कि बॉटम आउट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो इसको काट के इस तरीके से ऊपर जाएगा तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि यस, पहली बार बेयर्स कमजोर हो गए थे, पहली बार बेयर्स को यहां पे हमने, सॉरी, पहली बार बेयर्स यहां हावी थे, बुल्स कमजोर थे, अब की बार बुल्स ने कहा कि नहीं अब मुझे ऊपर जाना है। तो फिर एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ होने वाला है। आया समझ में? बोलो हाँ आया। तो ये वेज होते हैं जिनसे बॉटम आउट होते हैं स्टॉक्स और बॉटम बनते हैं, तो इस तरह से वेज बनते हैं। इनके अलावा जैसे ये कंसोलिडेशन रेंज मैंने आपको दिखाई है, ऐसे भी बन सकती है। मान लीजिए स्टॉक यहां से ऐसे डाउन साइड आया और ये ऐसे 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 करके, तो ये भी बन सकती है। तो केस यही आ जाएगा। इनके अलावा बॉटम आउट के कोई इंडिकेशंस होते नहीं है। क्या इनमें से कोई भी सेटअप आपको एचएल पे दिखता है क्या? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब आओ इधर आओ। देखो इनमें से कोई भी सेटअप अभी एचएल पे है क्या? नहीं है। यानी कि मुझे एक चीज पता चल गई कि जिनके पास पड़ा है, समझो जिनके पास नीचे से पड़ा है वो तो नहीं बेचेंगे, नीचे से पड़ा है वो नहीं बेचेंगे। अच्छा जिनके पास ऊपर से पड़ा है वो क्या करे? समस्या तो उधर है, भले ही एचएल हो कोई भी पीएसयू स्टॉक हो, वो क्या करे? उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बाउंस जरूर आएगा, कि उनके लिए भी अगर मेरे पास ये ऊपर से पड़ा होता तो मैं तो वेट करता, मैं तो नहीं बेचता, सीधी बात है, मैं वेट करता। अगर मैंने ऊपर से टॉप पे भी ले रखा है ना तो भी मैं भी नहीं बेचता, मैं वेट करता। ध्यान रखना इस बात का। क्यों? क्योंकि देखो फिलहाल सेटअप कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो कोई सेटअप नहीं है। मानो एचएल ऐसे जाता है फिर ऐसे आके ऐसे काटता है, तो मैं यहाँ लेने को तैयार खड़ा हूँ। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वन टाइम अगर मैं आज बाय करूं तो क्या मेरे पास कोई स्टॉप लॉस है क्या? नहीं है। तो फिर मेरे को कितना नुकसान हो सकता है वो सोचो। मेरे पास स्टॉप लॉस है नहीं, वन टाइम अगर मैं बाय कर दूं तो मेरी मिस्टेक होगी, ये समझ लीजिए। तो मैं वन टाइम सेटअप के साथ बाय करना चाहूंगा, स्विंग वाले सेटअप के साथ करना। अब बात करते हैं यहां पर किया क्या जाए, उनको और समझो। पहले मैं लिख देता हूं, वन टाइम बाय वाले जो सोच रहे हैं कि हम बाय कर लें, उनको क्या होना चाहिए? सेटअप का वेट, सेटअप का वेट। कोई सोच रहा है कि मैं स्विंग ट्रेड कर लूं, उनको क्या होना चाहिए? सेटअप का वेट। इतना समझ आया? आओ आगे बात करते हैं। कोई कहता है ना भैया मैं तो एक्यूमुलेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक्यूमुलेट कर रहा हूं। क्यों? स्टॉक यार 25-30% अपने हाई से टूट गए, 40% टूट गए, उसके बाद अगर एक्यूमुलेशन नहीं किया तो कब करेंगे? देखो लॉजिकल बात है कि नहीं है कि यार 25-30-40% हाई से टूट गया, अब अगर एक्यूमुलेशन नहीं किया तो किस जिंदगी में करेंगे और कब करेंगे? एकदम सही बात है। तो एक्यूमुलेशन वाले ध्यान रखें, एक बार में नहीं लेना, पार्ट्स में अगर कोई ले रहे हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बस उसको ध्यान रखना
रिव्यू करना है उस पोजीशन को, रिव्यू 3 मंथ्स। अगर स्टॉक 3 मंथ नहीं चले, रिव्यू करके देखना क्या हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई ब्रेकडाउन तो नहीं आने वाला चार्ट पे बड़ा, वो चेक करना। अगर ब्रेकआउट आ रहा है तब तो राइड करो, ब्रेकडाउन आ रहा है देखो भैया गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक्यूमुलेशन किया हुआ है तो एवरेज कॉस्ट भी ठीक होगी, टाइमली एग्जिट ले सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई वन टाइम यहां लेके बैठ जाए और स्टॉक मानो 3000 आ जाए और 4 महीने वहां टाइम पास कर दे, 5 महीना कर दे, 1 साल कर दे, उसको तो बेचारे को जो अफसोस होगा ना पूछो मत, क्योंकि मार्केट तो हो सकता है वो फिर भी ऊपर रहे, वो नहीं कमा पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, वन टाइम बाय वाले वेट, स्विंग वाले वेट, एक्यूमुलेशन वाले को कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स में अगर वो 10 ऐसे सोचता है कि यार 25, 30, 40% टूट गया, डिफेंस स्टॉक आने वाले समय में चलना है और थीम है बनी हुई, तो क्यों ना इसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया जाए। जैसे मान लीजिए मुझे 100 शेयर लेने हैं, तो मैंने कहा 10, 15, 20 अभी ले लेता हूँ, 20, 25 थोड़े और नीचे ले लूंगा, इस तरह से मैं एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, या कुछ थोड़ा ऐसे जाएगा तो फिर ले लूंगा, इस तरह से कर रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट। बाकी डिफेंस स्टॉक अभी वन टाइम लेना टोटली रिस्की, डिफेंस क्या कोई भी पीएसयू। अब ये बात देखो मैं कि यहां से किसी के पास पड़ा है, समझो यहां से पड़ा है, वो कह रहा है यार मेरे को ना इसमें मतलब अब डर लग रहा है, मेरे को निकलना है, तो यहाँ पे बेच के निकल जाऊं क्या, हो सकता है ये यहाँ से और नीचे जाए तो निकल जाऊं क्या। आंसर इज, अगर मैं ऊपर से होता यहाँ पे लेके बैठा होता तो माय आंसर विल बी वेट। क्यों? क्योंकि बाउंस आएगा, पक्का आएगा, बाउंस पक्का आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पक्का आएगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता, मानो हमने यहाँ पे ले रखा है, तो मेरी बाय प्राइस से अगर स्टॉक 20-25% डाउन है, कहाँ से 20-25% बाय प्राइस से, कहाँ से बाय प्राइस से अगर वो डाउन है मेरी 20-25%, तो मैं यहाँ पे 40-50% क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ। 40-50% क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करके वेट करना है, वो टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही भाव आ जाएंगे आपके, टाइम लगेगा, बट आपको इजीली एवरेज अच्छी बैठ के रिटर्न वापस मिल जाएंगे, आपके रिटर्न्स आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने एकदम टॉप पे ले रखा है 5600 पे, ओके, मान लीजिए उसने 10 शेयर ले रखे हैं, तो अभी जैसे मान लीजिए वो अगर 10 और ऐड करता है, 5 और ऐड करता है, तो उसकी एवरेज को ठीक बैठ जाएगी और आने वाले समय उसे वेट करना होगा। अब सोच के देखिए किसी ने यहाँ पे लिया क्यों होगा, क्या ट्रेडिंग के लिए लिया है? ट्रेडिंग के लिए लेता तो वो तो स्टॉप लॉस पे निकल जाता, उसने लिया यूफोरिया में। और इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर फिलहाल कोई वैसा बनता नहीं था सेटअप, फिर भी मानो इन्वेस्टिंग के लिए लिया है, तो जब आप इन्वेस्टिंग के लिए ले रहे थे तो यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग के लिए फिर अच्छा ही लगेगा, और इन्वेस्टिंग का मतलब वेट होता है, तो फिर वेट करने में दिक्कत क्या है? सोच के देखिए, हम लेते हैं यूफोरिया में, फिर हम कहते हैं ये तो टाइम लगा रहा है, तो लिया क्यों था? लेने को किसने बोला था उस टाइम पे? और अगर लेने का इतना यूफोरिया क्रिएट हुआ था तो क्यों हुआ था? वो सोच के देखो, उसका एक ही रीजन होता है, फोमो था, कहीं ये भाग ना जाए, कहीं ये भाग ना जाए। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटी है। और ये फोमो क्यों होता है? क्योंकि दूसरे स्टॉक में कमाना नहीं आता। फोमो उसी को होगा जिसको कमाना नहीं आता, वो सोचता है ये तो भाग गया, मैं मिस हो गया। अरे ये उसी को होगा जिसको कमाना नहीं आता है दूसरे तरीके से, दूसरे सेटअप से। तो इसीलिए मैं कहता हूं सीख के कमाओगे ज्यादा बड़ी बेटर होगा। कोई जरूरी नहीं डिफेंस स्टॉक से अट्रैक्टिव हो, पीएसयू से अट्रैक्टिव हो, और भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन ये समझ लीजिए यहां से बाउंस पक्का आता है और इस टाइप से होगा। अब वो बाउंस यहां से आएगा या 3600 से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो बाउंस आएगा। बेचने में समझदारी नहीं होगी, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको नोट करिए। हाँ, आने वाले समय में ध्यान रखना, रिव्यू करना जरूरी है, रिव्यू करते रहना है। और अब जैसे कोई और भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे खोल देता हूँ GRSE, यहाँ पे मैंने इसको खोला। अब जैसे आप इसको देखिए, ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आकर देखिए, यहाँ पर इसने एक अटेम्प्ट किया है, दिख रहा है आपको? ये वाला अटेम्प्ट देखो, यहाँ पे हुआ था, एक रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आया। अब ये इस रेजिस्टेंस को काटता है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बुल्स की एंट्री होगी और वो फिर इसके साथ कुछ ना कुछ स्विंग वगैरह कुछ बन सकते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी तेजी काफी बनी होती है तो स्विंग के रिटर्न्स कम होते हैं, रिटर्न्स थोड़े कम मिलते हैं आपको, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अब मेरा पर्सनल डिस्क्लोजर मैं देना चाहूंगा, क्या मैं इनमें से कोई भी कंपनी भी फिलहाल ऐड कर रहा हूं? आंसर इज नो। मार्केट में और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है जो मैं आपके साथ लगातार शेयर भी करता रहता हूं। बहुत बड़ी ऑप्शन है जहां पे हमें कॉन्फिडेंस के साथ हम काम कर सकते हैं। देखिए फिर से सुनिए, एक्यूमुलेशन वाले को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेट वही करता है जो टाइम दे सकता है। कोई वन टाइम बाय कर रहा है या कोई स्विंग कर रहा है तो वो बुरी तरह से फंस सकता है, ध्यान रखना। किसी के पास ऑलरेडी पड़े हैं हाई प्राइजेस के और वो अब निकलना चाह रहा है, तो बेटर है कि वो अपने एडवाइस से एक बार बात कर ले और कंसल्ट करे कि यार इतना गिरने के बाद निकलने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बाउंसेस तो आएंगे। क्योंकि कोई भी थीम होती है वो इस तरीके से टॉप लगा के नहीं होती, उसमें कंसोलिडेशन होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद वो नीचे आती है। तो चांसेस आर लाइक कि बाउंस आ सकते हैं, तो एक बार उसे सोच के विचार करना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल आपको जो ओपिनियन था वो मैंने शेयर किया है। मैं इनमें से किसी भी कंपनी को फिलहाल कोई ऐड नहीं कर रहा। स्विंग की अपॉर्चुनिटी बनी तो सबसे पहले मैं स्विंग करने वाला हूंगा और मैं स्विंग करके अपना प्रॉफिट लेके निकल सकता हूं। फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इनको किसी को नहीं देख रहा। मार्केट में और भी अच्छे
ऑप्शंस है। हाँ, शिप बिल्डिंग कंपनीज और शिपिंग रिलेटेड जो कंपनीज है मैं उन पे थोड़ी नजर जरूर रख रहा हूँ। कुछ अगर होगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो ओपिनियन मेरा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर ये एनालिसिस आप सीखना चाहें मेरे से, चार्ट लर्निंग लेना चाहें, तो उसके लिए वेव एनालिसिस में आइए, जहां 1 to 1 हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से हम अलग अलग सेटअप को लेके अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, जिसमें स्विंग और इन्वेस्टिंग दोनों इंक्लूड होते हैं। तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप वेव एनालिसिस की जानकारी मंगा सकते हैं। ध्यान रखें, सैटरडे संडे ऑफिस क्लोज रहता है। आप कॉल करेंगे, फोन ऑफिस में बजता रहेगा, कोई फायदा होगा नहीं। बेटर है आप मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, मंडे को टीम आपके साथ डील कर लेगी। तो आप व्हाट्सएप करेंगे ज्यादा बेटर होगा। ध्यान रखिए, चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए, डेफिनेटली ज्वाइन होकर देख लीजिए और डिटेल व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।